आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था कि हम साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करवाएंगे और साथ साथ में आपके इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो साथ साथ हम 100 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, श्रृंखला चला रहे हैं, उसमें भी आपके क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें टेस्ट सीरीज के नाम से और मुख्य सेविका नाम से 2 प्लेलिस्ट हैं। एक में हमने थ्योरी पढ़ा रखा है, दूसरे में हम मॉक टेस्ट या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ बोला गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर सभी पूछती है। जो हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, एएनएम वगैरह हो गई, जो गाँव में आशा होती हैं, या फिर आप ही समझ लीजिए आप मुख्य सेविका पद पर होती हैं, तो आप अगर किसी महिला को गर्भ निरोधक गोली देना है तो आप उससे क्या पूछेंगी। इसमें पूछा है क्या पूछेंगी। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या छोड़कर नहीं पूछना है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक नहीं पूछा जाता है, बाकी सब कुछ पूछा जाता है। जैसे ऑप्शन ए है जीवित बच्चों की संख्या, बी है पैर की मांसपेशियां काफ में चुभन, सी है सिर में दर्द, या डी में पैरों में सूजन। ठीक है, जब महिला गर्भवती जो गर्भ निरोधक गोली दी जाती है किसी आशा या एएनएम या महिला स्वास्थ्यकर्ता द्वारा, तो उससे पूछा जाता है गोली देने के बाद कि आपके पैर की मांसों में से दर्द तो नहीं है, सिर में दर्द तो नहीं है, पैरों में सूजन तो नहीं है। ये 3 चीज़ पूछी जाती हैं, लेकिन जीवित बच्चों की संख्या नहीं पूछी जाती। भाई उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भाशय गुहा की लंबाई स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन है। ऑप्शन ए है वेजाइनल स्पिकुलम, बी है वाल्सेलम, सी है टिनाकुलम एंड डी हमारा यूटेराइन साउंड। तो देखो यूटेराइन नामक एक उपकरण होता है, यूटेराइन साउंड नामक एक उपकरण होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से गर्भाशय की गुहा की लंबाई और पोजीशन का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यूटेराइन साउंड। क्या हो जाएगा, यूटेराइन साउंड। ये प्रकार का आप इसको ट्रिक बना लीजिए अल्ट्रासाउंड वाला। ठीक है, यूटेराइन साउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायाफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है प्रकृति विधि, बी है बैरियर विधि, सी है अंतरा गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण एंड डी हमारा कैलेंडर विधि। तो डायाफ्राम का जो होता है डच कैप जो नियोजन कहा जाता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी यानी बैरियर विधि। तो ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा बैरियर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव देखभाल में निम्नलिखित शामिल है सिवाय किसी के। यानी कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी है, प्राथमिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो वहाँ पर अगर प्रसव पूर्व देखभाल करना है तो उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, क्या नहीं शामिल होना चाहिए। उसमें पूछा गया सिवाय। ठीक है, तो 3 चीज़ शामिल होंगी, एक जो चौथा है वो शामिल नहीं होगा। ऑप्शन ए है देखो यहाँ प्रसव पूर्व यानी कि डिलीवरी, जो महिला की डिलीवरी होना है उसके पहले उसकी कौन सी जांच की जाती है उसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए है प्रयोगशाला जांच जैसे हेमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुपिंग, बी है पोषण और स्वास्थ्य परामर्श, सी है गर्भावस्था के दौरान उच्च जोखिम वाले खतरनाक संकेतों की पहचान और प्रबंधन, डी हमारा उच्च जोखिम भरी प्रसव का संचालन। देखो भाई, इसमें जब किसी महिला का गर्भवती होती है तो उससे उसका सब कुछ जांच होता है, उसके होमोग्लोबिन एनीमिया तो कमी नहीं है, पोषण उसका सही तो है, स्वास्थ्य सही है। ठीक है, और खतरनाक संकेतों की पहचान करते हैं। लेकिन इसमें जो चौथा ऑप्शन है कि जोखिम होने के बाद ही कोई प्रसव नहीं कराया जा सकता है, यानी कि इसमें सिवाय शामिल है। इसमें ये 3 चीज़ पूछी जाती हैं, 3 चीज़ का जाँच होता है, लेकिन अभी भारी उच्च जोखिम में प्रसव नहीं कराया जाता, लेबर नहीं कराया जाता है। तो अगर किसी महिला का प्रसव पूर्व से जांच करना है तो ये चीज़ हमारी 3 सबसे पहले की जाती है, उसके बाद बच्चे का बर्थ कराया जाता है, प्रसव कराया जाता है। नेक्स्ट है, एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टेटनस टॉक्साइडेंट टीटी का पहला टीका दिया जाता है। अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है, आप टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे। यानी कि टिटनेस टॉक्साइड का पहला टीका लगा था, अब वह 8वें महीने में जांच हेतु आई है, यानी कि 8वें टीका लगने के बाद 8वें महीने में आई है, तो आप टीटी के बारे में क्या निर्णय लेंगे, यानी कि टेटनस टॉक्साइड का क्या निर्णय लेंगे। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर है टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, बी है टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, एंड सी हमारा टीटी का 0.5 ml की जगह 1.05 ml लगाएंगे। देखो जो टीटी का टीका होता है टेक्सनस टॉक्साइड का, ये पहले एक बार लगता है, उसके 6 महीने बाद दूसरा टीका लगता है। ठीक है, तो यहाँ 8 महीने के बाद दूसरा टीका लगता है, तो 8वें महीने के बाद यहाँ पर हम टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, यानी टेटनस टॉक्साइड का पहला टीका लगा था, उसके बाद 8वें महीने के बाद टेटनस टॉक्साइड का दूसरा टीका लगाएंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे। देखो दो होती हैं,
जो गर्भवती महिला होती हैं, जो अजन्मे बच्चे होते हैं, उनकी स्वास्थ्य के लिए जो उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए टेटनस का टीका लगाया जाता है। यदि पहला गर्भावस्था है तो टीटी के 2 टीके लगवाने चाहिए। अगर महिला पहली बार गर्भावस्था में है तो उसको 2 टीटी के टीके लगाना चाहिए, जिनकी खुराक में कम से कम, जिनकी खुराक में, अगर देखो पहली बार जो माँ बनती है लड़की, उसमें टेटनस का टीका लगाया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर 2 बार टीका लगाना है तो उसके टीकों के अंदर जो हमारा 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए, यानी 28 दिन का अंतर कम से कम होना चाहिए 2 टीकों के बीच में। लेकिन इसने 8वें महीने एक क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है, तो आप यहाँ पर टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, लेकिन 2 टीके के बीच में हमारा 28 दिन या 4 हफ्तों का अंतर होना चाहिए, यानी 28 दिन का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए। जो गर्भवती महिला होती है उसको कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए। ऑप्शन ए HIV, हेपेटाइटिस ए या सिफिलिस, बी हमारा HIV, हेपेटाइटिस बी या सिफिलिस, सी हमारा HIV, हेपेटाइटिस सी या सिफिलिस, एंड डी हमारा HIV, हेपेटाइटिस ई या सिफिलिस। देखो सिफिलिस जो होती है, इसमें क्या होता है, महिला या चाहे पुरुष, उसके जननांग या प्राइवेट पार्ट में कुछ इन्फेक्शन टाइप में हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, उसे सिफिलिस बोलते हैं। HIV तो होता है एवं संक्रमण होता है, और हेपेटाइटिस भी हो जाता है। तो इसमें कौन सी जांच करते हैं, आपने सबने सोचा होगा हमको हेपेटाइटिस बी हो गया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हेपेटाइटिस बी होगा। बाकी ये तीनों में सब में कॉमन है, तो हमने ये हमको अलग करना है हेपेटाइटिस बी, बाकी चारों ऑप्शन में ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, आपको हेपेटाइटिस बी वाला ऑप्शन मारना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैराटोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है। जब गर्भवती महिला जो होती है तो वहाँ पर एक पैराटोग्राफ होता है, और अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है। ऑप्शन ए 2 घंटा, बी हमारा 3 घंटा, एंड सी हमारा 4 घंटे, या ऑप्शन नंबर डी हमारा 6 घंटे। यहाँ पर जो अंतर होता है वो हमारा 4 घंटे का होता है। नेक्स्ट है, असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है। मतलब अनप्रोटेक्टेड जो क्वार्टस होता है, यानी यौन संबंध होता है, कितने समय के भीतर अगर आप आपातकालीन इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोली देती हैं तो गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है। ऑप्शन ए 24 घंटे, बी है 48 घंटे, एंड सी हमारा 72 घंटे, एंड डी हमारा 120 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर गलत बताते हैं तो कोई बात नहीं, हम सही बताएंगे, अगर सही बताते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन हो जो पाया जाता है। ये जो हार्मोन होता है किस में पाया जाता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये कहाँ पाया जाता है, कि ए ऑप्शन है केवल पुरुषों में, बी है केवल महिलाओं में, सी है केवल पुरुषों में एवं के संबंध, या डी पुरुष तथा महिलाओं के दोनों में। तो देखो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये पुरुष तथा महिला दोनों में होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। टेस्टोस्टेरोन ये जो होता है हार्मोन, ये महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में गर्भधारण की संख्या से 15 से 44 वर्ष की आयु में विवाहित महिलाओं के अनुपात को निम्न कहा जाता है। एक वर्ष में गर्भधारण की संख्या से 15 से 44 वर्ष की आयु में विवाहित महिलाओं के अनुपात को कहा जाता है। ऑप्शन ए सकल प्रजनन दर, बी हमारा शुद्ध प्रजनन दर, सी हमारा गर्भावस्था दर, एंड डी हमारा विवाह। तो उसे हम जो दर होती है उसे हम कहते हैं अनुपात को गर्भावस्था दर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है उसे कहा जाता है। जब मैंने प्रसव पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि अगर महिला का प्रसव होता है, ठीक है, लेबर होता है, तो वहाँ पर एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, सफ़ेद वाइटस जो होता है, वाइटस येलोस वाइट होता है, मतलब पीला और वाइट मिक्स करके होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ये मैंने जब पिछले टॉपिक में कवरअप करवाया था प्रसव वाला, तो वहाँ पर अच्छे से बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए लोचिया रुब्रा, बी है लोचिया सेरोसा, एंड सी हमारा लोचिया अल्बा, एंड डी हमारा ए सभी। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लोचिया अल्बा। मैंने बताया था जो जिससे महिला का डिलीवरी हुआ, प्रसव हुआ, उसके बाद 10 से 15 दिन तक उसके प्राइवेट पार्ट से कुछ चिपचिपा पदार्थ या वायलेस वाइट जो होता है, येलो वाइट प्रकार का एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे हम लोचिया अल्बा कहते हैं। ठीक है, ये होता राइट आंसर इसका हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी के 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए। मैंने अभी बताया था कितना होना चाहिए। जो टीटी के जो टीके अभी इस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि जो टीटी के 2 टीके लगाए जाते हैं महिला के प्रसव के दौरान, गर्भावस्था के दौरान,
तो दोनों टीके के बीच मिनिमम कितना अंतर होना चाहिए। मैंने बताया था 28 दिन या 4 हफ्ता, तो यहाँ पर 28 दिन तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर 1 महीना दिया है। कितना दिया है? 1 महीना, तो आप उसको 28 दिन मान लीजिए या 1 महीना मान लीजिए। तो टीटी के जो टीटी होता है टेटनस टॉक्साइड, इसके बीच जो टीकाकरण होता है, इन टीके की 2 खुराक लगाई जाती हैं। दोनों खुराक के बीच हमारा 28 दिन या 1 महीने या 4 हफ्तों का गैप होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 महीना। अभी इस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है। नेक्स्ट है, महिलाओं में यौवन का पहला संकेत क्या है। जो महिलाओं में यौवन यानी यौना आरंभ जो होता है, महिलाओं में जब यौना आरंभ स्टार्ट होता है तो उसमें क्या दिखाई देता है, पहला संकेत क्या होता है। ऑप्शन ए है आवाज़ में बदलाव, बी है अच्छे बाल, सी है स्तन विकास, एंड डी हमारा रजोदर्शन। तो जो महिलाओं में जो हमका सबसे पहले विकास देखने को मिलता है, संकेत देखने को मिलता है, और सबसे देखता है कि लड़कियों के सबसे पहले स्तन विकास होता है, यौनावस्था वहाँ से आरंभ होती है। तो ये देखने वाला होता है पहला संकेत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। यौनावस्था में लड़कियों में सबसे पहले स्तन का विकास देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है उसे कहा जाता है। एक महिला ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्यू एरिपेरा, बी है हमारा पार्टूरियंट, सी हमारा प्राइमी ग्रेविडा, एंड डी हमारा प्राइमी पारा। तो उसे कहा जाता है जो महिला ने तुरंत बच्चे को जन्म दिया है उसे हम उस टाइम प्यूर पेरा कहेंगे। इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए आप, PUERPARA, यानी प्यूरी पेरा। कभी कभी आपको हिंदी इंग्लिश में ऐसे मिल सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूरी पेरा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसव अधिष्ठापन के लिए डॉट दवा उपयोग में लाई जाती है। जो प्रसव अधिष्ठापन होता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे कौन सी दवा यूज की जाती है। ऑप्शन ए है एग्रीमेट्रिन, बी है ऑक्सीटोसिन, सी हमारा प्रोजेस्टेरोन, एंड डी हमारा मिथरजाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑक्सीटोसिन होगा। प्रसव अधिष्ठापन के लिए ऑक्सीटोसिन नामक दवा दी जाती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, परिस्थापन प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप जाकर पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर पीडीएफ आपको लाइन से मिल जाएंगी। मतलब वहाँ पे जो भी पीडीएफ है स्पेसिफाई है कि इस टॉपिक की है, ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो वहाँ आप जाकर कर सकते हैं अच्छे से, और आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रतिस्थापन प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक है। ऑप्शन ए है CBR कोड बर्थ रेट, बी हमारा TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, एंड सी हमारा है NRR नेट रिप्रोडक्शन रेट, एंड डी हमारा है GRR यानी ग्रास रिप्रोडक्शन रेट। तो इसका जो ऑप्शन होता है वो हमारा होगा NRR यानी नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो इसका हो जाएगा NRR। देखो प्रस्थापन प्रजनन जब होता है, जब अवस्था आती है जब NRR का जो मान होता है हमारा 1 होता है, तो हमारी क्या होता है, प्रस्थापन प्रजनन जब होता है जब हमारा NRR जो होता है, NRR इसका मान जब 1 होगा तब हमारा प्रस्थापन प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा NRR। इसका मान जब 1 होगा तब हमारा प्रस्थापन प्रजनन सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है। ऑप्शन ए है प्लासेंटा, बी हमारा है कार्पस लुटियम, एंड सी हमारा है वक्षस्थल, एंड डी हमारा है ग्रेफियन पॉलिकल्स। देखो, प्रारंभिक गर्भावस्था जो बनाए रखता है वो हमारा है प्लेसेंटा, बी है कार्पस लुटियम, सी है वक्षस्थल, एंड डी हमारा ग्रेफियन फॉलिकल्स। देखो, जो कार्पस लुटियम होता है ये अंडाशय में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कार्पस लुटियम गर्भाशय में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, या स्त्रियों में मासिक चक्र को निर्मित करने तथा प्रारंभिक अवस्था। देखो, ये जो स्त्रियों में जो कार्पस लुटियम होता है, इसका राइट आंसर कार्पस लुटियम है। कार्पस लुटियम जो होता है गर्भावस्था में अंडाशय में स्थित एक ग्रंथि होती है। इससे स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है उसको नियमित करने तथा प्रारंभिक जो गर्भावस्था होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है कार्पस लुटियम। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कार्पस लुटियम हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो 17 क्वेश्चन की सीरीज थी ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन था। ये हमारा टोटल मेडिकल डिपार्टमेंट था। हम अगला जो MCQ टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे टॉपिक वाइज वो हमारा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से यानी कि समाजशास्त्र से होगा। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।